15 मिनट से बाहर चल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे दोस्त की पलकों पर बर्फ जमी हुई है, उसकी ऊपरी होंठ पर भी बर्फ की बूंदें दिख रही हैं। इस इलाके में जमीन पूरे साल जमी रहती है। ओंग्योकॉन हमारा इलाका। हर इस बर्फीले नर्क में उतरती हैं, तेजी से चलती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि बहुत देर बाहर रुकना जानलेवा हो सकता है। उनके बाल कुछ ही सेकंड्स में बर्फ से जम जाते हैं। नदी का ये हिस्सा जमा नहीं है क्योंकि यहाँ पहाड़ से सीधा ताजा पानी आता है। जमीन के नीचे से निकलने वाला स्प्रिंग वाटर भी इसी नदी से मिलता है और यही हिस्सा बर्फ से नहीं जमता। फिर अचानक मेरा पूरा चेहरा सुन्न हो गया। बाएं गाल की मसल बिल्कुल नहीं हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चेहरा पैरालाइज हो गया हो। जब मेरी नाक जमने लगी तो ये टोकियो ने फौरन देख लिया। क्या फ्रॉस्ट बाइट है? ठंड की वजह से ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है। जब शरीर के अंदर गर्मी नहीं रहती तो हर सेल के अंदर मौजूद पानी बर्फ बन जाता है और वो बर्फ के क्रिस्टल सेल्स को फाड़ देते हैं। इससे तेज चुभन होती है और टिश्यू मरने लगते हैं। तुम्हें अपना चेहरा ढक लेना चाहिए। ऐसे चलते वक्त मुंह ढक कर चलो। खुद को इस माहौल में ढाल पाए हैं। आज तापमान कितना है? यहाँ का तापमान करीब -50 डिग्री सेल्सियस है और बाहर ज्यादा देर रहना मुश्किल होता है। हमारे पास खुले मैदान में फेंसिंग का एक सिस्टम है। ये घोड़े ज्यादातर खुले में ही चरते हैं। इन यकुटियन घोड़ों को गर्म शेल्टर की जरूरत नहीं होती। ये -70 डिग्री सेल्सियस की ठंड में भी दिन रात खोले में रह सकते हैं। आम घोड़ों की तुलना में ये कद में थोड़े छोटे होते हैं, जो इन्हें सर्दियों में बाहर रहने में मदद करता है। क्योंकि छोटा शरीर मतलब कम एरिया में गर्मी बरकरार रहती है। इनका शरीर काफी फूला हुआ, मोटा और गोल दिखता है। ये इनकी मोटी फर की वजह से है और उनके खुर भी काफी लंबे हैं, जो उन्हें इस जमा देने वाली जमीन पर बहुत देर तक खड़े रहने देते हैं। इन्हें पकड़ा नहीं गया है, इन्हें बस यहाँ खाना खिलाया जाता है। इनका शरीर ही इनका खाना है। यह है घोड़े का मांस। यहाँ लोग इसे खाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं इसमें काफी फैट है। ये एक पैकेट है घोड़े के मांस का पैकेट। ये किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया है और इसे भेजा जाएगा। ये जो सूखे घास का ढेर आप देख रहे हैं, इसे गर्मियों में इकट्ठा करके रखा गया था। सर्दियों में यही घोड़े का मुख्य खाना होता है। खाइल ने हमें अपने घोड़े का मांस और लिवर चखने को दिया, जिसे इस इलाके में सिर्फ कच्चा और जमा हुआ ही खाया जाता है। घोड़े का कच्चा मांस। इसमें ढेर सारे विटामिन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्योंकि यहाँ फल सब्जी नहीं होती तो हमें सारे विटामिन मीट से ही मिलते हैं। इसका स्वाद बर्फ जैसा है, कुछ महसूस नहीं हो रहा क्योंकि ये पूरी तरह से जमा हुआ है। और ये है लिवर। ओमिक्रॉन में जनवरी के महीने में दिन की रोशनी सिर्फ करीब 4.5 घंटे तक रहती है। अभी दोपहर के 3 बजे हैं, अंधेरा छा रहा है और हम आज का दिन यहीं खत्म कर रहे हैं। पुराने जमाने में जब गाड़ियां नहीं थी तो यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए घोड़े, गाय, बैल और खास तौर पर रेनडियर का इस्तेमाल किया जाता था। इस इलाके में रेनडियर बहुत अहम माने जाते हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बल्कि उनके मांस, खाल और दूध के लिए भी। गांव के सेंटर से करीब आधा किलोमीटर दूर ओमिकन के जमे हुए जंगल शुरू हो जाते हैं। इस गांव में ज्यादातर लोग पशुपालन करते हैं, लेकिन इवान जैसे लोगों के लिए शिकार ही उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। मैं जंगली आदमी हूँ। ये मेरी शिकार वाली जगह है और ये है मेरा टेंट, मेरा घर। वो अभी आग जला रहा है। हमें इस आग की जरूरत है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। हमें सिर्फ रास्ते पर चलना चाहिए। नीचे की बर्फ पतली है। हम जमी हुई नदी की तरफ जा रहे थे जहाँ इवान ने एक दिन पहले मछली पकड़ने का जाल लगाया था। इवान ने हमारे कैमरामैन को टाइम पर रोक लिया। वो बर्फ की एक टूटी हुई सतह पर कदम रखने वाला था। एक गलत कदम और वो पानी में गिर सकता था ओ रुको। और भीग सकता था। एक बार सर्दियों में जब इतनी ही ठंड थी, मेरे पापा जंगल में अपने घोड़े पर सवार होकर घूम रहे थे। वो बर्फ के अंदर गिर गए और तुरंत ही ठंड से जमने लगे। जब उन्हें एहसास हुआ कि आसपास कोई गर्म जगह नहीं है और मदद मिलने का कोई चांस भी नहीं, तो उन्होंने खुद को गोली मारने का फैसला किया ताकि धीरे धीरे दर्दनाक मौत न झेलनी पड़े। थोड़ा पानी लेंस पर गिर गया। ओह माय गॉड, ये तो अभी से जम गया। हमारा कैमरा पहले इतनी ठंड में ठीक से काम नहीं कर पा रहा था और अब ये जमी हुई लेंस तो बिल्कुल बेकार हो गई है। हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। जाल निकालने के लिए वो एक छोटी फावड़े से छेद से बर्फ हटा रहा है। जैसी मछलियां बर्फीली हवा में आई वो कुछ ही सेकंड्स में मर गईं। पानी अंदर से गर्म था लेकिन बाहर आते ही ये मछली शॉक में आ गई और
पूरी तरह से जम गई। अब वो जमी हुई मछली को पकड़कर थोड़ा गर्म कर रहे हैं अपने हाथों से रगड़कर, ताकि उसे काटना आसान हो जाए। फिर बड़े ध्यान से वो उसे पतली स्लाइस में काट रहे हैं। जमी हुई और कच्ची जंगली मछली जब ये फ्रीज होती है तो ऐसा लगता है जैसे आप सिर्फ बर्फ खा रहे हो। इसे नमक के साथ खाना चाहिए। सर्दियों में मछलियों में ढेर सारे विटामिन होते हैं। टेंट के अंदर गर्मी है लेकिन बाहर की परत पूरी तरह से बर्फ से जमी हुई है। आप देख सकते हैं वो आग को तेज कर रहे हैं और थोड़ी मछली प्रकृति को अर्पण कर रहे हैं। हे प्रकृति की आत्मा, हमारा ये तोहफा स्वीकार करो, हमें शिकार में सफलता दे और अपनी जमीन की समृद्धि से हमें नवाजें। उनके शमानी विश्वास के मुताबिक उन्हें शिकार की आत्मा को संतुष्ट रखना होता है, वरना अगली बार शिकार में कुछ हाथ नहीं लगेगा। अब हम जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। इवान इस बार कोई बड़ा शिकार करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से अभी अभी कोई जानवर गुजरा है। जमीन पर पैरों के निशान और थोड़े पेशाब के धब्बे दिख रहे हैं। देखो, ये रोड डियर के पैरों के निशान हैं। हम उसके काफी करीब आ चुके हैं। क्योंकि मैं 10 मिनट से ज्यादा वक्त तक बाहर ठंड में खड़ा रहा, मेरी नाक फिर से सुन्न होने लगी। अब मुझे और सावधान रहना पड़ेगा। मुझे अपनी नाक महसूस ही नहीं हो रही है। ओके, उस तरफ से वो भागते हुए जंगल की ओर गया था। ओके। मैं जाल वहीं लगाऊंगा। उन्हें उम्मीद है कि कोई बड़ा जानवर इसमें फंसेगा। शिकारी को पता है कि जानवर हर दिन एक ही रास्ते पर चलता है, इसलिए वो उसी रास्ते पर जाल बिछा रहे हैं। अब वो जाल को बर्फ से ढक रहे हैं। जाल के आसपास के निशानों को मिटाने के लिए वो कुत्ते की पूंछ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बाद में फिर यही लौटेंगे देखने के लिए कि ये क्या पकड़ता है। लेकिन उससे पहले इवान उस जाल को चेक करना चाहते हैं जो उन्होंने कल लगाया था। वो बर्फ से ढके इलाके को ध्यान से स्कैन कर रहे हैं। ये पूरा इलाका मेरे लिए किताब जैसा है। जब बर्फ गिरती है, मैं उनके पैरों के निशानों से ट्रैक करता हूँ कि कितने जानवर हैं। मुझे पहले से पता है कि इस इलाके में कितने जानवर रहते हैं। साखा एक तुर्किक समुदाय है जो सेंट्रल एशिया से आए हैं और मैं हूँ तुर्की से। एक ऐसा देश जिसकी जड़ें भी इसी जगह से जुड़ी हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को आगे बढ़ाने से पहले मैं इस प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर को थैंक यू कहूंगा और समझना चाहता हूँ कि मैं इन लोगों से कितनी अच्छी तरह से जुड़ा हूँ। मुझे इस प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर माय ठंड की वजह से मर गया क्योंकि वो हिल नहीं पाया। ठंड में अगर हिलते नहीं हो तो मर जाते हो। ये नर भेड़िया है। अब इवान इसकी खाल बेचेगा और इसके मांस का इस्तेमाल करके नया जाल लगाएगा जिससे वो भालू का शिकार करेगा। वो हमें अपने शिकार का कलेक्शन दिखा रहा है। ये उन लोमड़ियों की खालियां जिन्होंने उन्हें पूरी सर्दी ट्रैक किया और पकड़ा। इसकी फर कितनी मोटी थी। ये तो पूरा बड़ा भालू था। इन भालुओं को मारना पड़ा क्योंकि ये मेरे जानवरों पर बार बार हमला करते थे। हर साल ये मेरी जमीन पर आ जाते हैं और हर बार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ओमिकन की ठंड इतनी ज्यादा है कि सबसे मजबूत गाड़ियां भी फेल हो जाती हैं अगर उन्हें सही तरीके से तैयार ना किया जाए। अगर कोई गाड़ी कुछ घंटे तक बिना इंजन चलाए बाहर रह जाए तो वो पूरी तरह से जम जाती है और बिना पूरी तरह डिफ्रॉस्ट किए चालू नहीं होती। अपनी कार को डिफ्रॉस्ट कैसे करोगे? हम जेट हीटर यूज करेंगे। हमें नहीं पता कि स्टार्ट होगा या नहीं। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त तुर्गत एकिंग को जो इस पूरे सफर में हरदम मेरे साथ थे। उन्होंने भी ओमिकन में एक वीडियो शूट किया जहां उन्हें एक लोकल परिवार से खास इनविटेशन मिला और उन्होंने इस जमा देने वाले गांव की रोजमर्रा की जिंदगी को कैमरे में कैद किया। और हाँ, जब मैं तुर्गत के साथ शूट कर रहा था तो हम दोनों ने -55 डिग्री सेल्सियस पर जमी हुई नदी में छलांग लगाई। ये मेरी जिंदगी के सबसे एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस में से एक था। अगर आप इस सफर के अनदेखे फुटेज देखना चाहते हैं और इस इलाके की संस्कृति और परंपरा